हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो पैराबोला कर्व बनता है वो पैराबोला कर्व जो है वो किस प्रकार से बनता है और अपने फिजिक्स के अंदर उस पैराबोला का यूज जो है वो किस प्रकार से होता है। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर बाकी के जो रिमेनिंग ग्राफ्स हैं, रिमेनिंग कर्व जो हैं वो सारे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उनका कुछ छोटा छोटा पार्ट जो है वो यूज में आता है। सबसे उनमें से जो ज़्यादातर यूज के अंदर आने वाला है वो हाइपरबोला कर्व है। तो सबसे पहले हम हाइपरबोला को पढ़ेंगे, उसके बाद में इलिप्स और सर्कल को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग देखते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला या फिर इसे हिंदी के अंदर क्या बोला जाता है? अति परवलय। अति परवलय वक्र किस प्रकार से बनता है, क्या होता है? तो पैराबोला जो होता है उसी के आगे लगा दिया अति, यानी हाइपरबोला। अति परवलय किस प्रकार का बनेगा? तो देखो मैं बना के बताता हूँ यहाँ पर, उसके बाद में हम डेफिनेशन की बात करेंगे इसकी। कि आपके पास यहाँ पर कोई एक y एक्सिस है, ये मैंने बोल दिया प्लस y है, ये वाली है माइनस y, और हमारे पास है एक x एक्सिस, इधर बोल दिया प्लस x एक्सिस है और इधर बोल दिया माइनस का x एक्सिस है। अब हाइपरबोला जो है वो पैराबोला के अप्रोक्स सेम होता है, ठीक है, लेकिन केवल आधा सेम होता है। अब आधा सेम कैसे बोल रहा हूँ मैं? जैसे आपके पास कोई एक निश्चित बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, इसे हमने पैराबोला के अंदर निश्चित बिंदु को क्या बोला था? पैराबोला में हमने निश्चित बिंदु को बोला था नाभि, यानी फोकस। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ फोकस F1। 1 लगाते ही आपके दिमाग में घंटी बज गई होगी कि 1 क्यों लगाया है? क्योंकि हाइपरबोला के अंदर नाभि एक ना होकर कितनी होती हैं? 2 नाभियाँ होती हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक फोकस ले लेता हूँ और उसे हमने नाम क्या दे दिया? F2 नाम दे दिया। अब पैराबोला जब हमने बनाया तो एक डायरेक्ट्रिक्स भी बनाई थी, तो वही डायरेक्ट्रिक्स जो है वो यहाँ पर बनेगी, लेकिन एक ना बनकर कितनी बनेंगी? 2 बनेंगी। तो हाइपरबोला की अगर मैं बात करूँ तो हाइपरबोला के अंदर हाइपरबोला बनता कैसे है? तो हाइपरबोला जो कर्व होता है वो लगभग सेम होता है, किसके? लगभग सेम होता है वो पैराबोला के, लेकिन जो डिफरेंस होता है, कुछ मायनों में डिफरेंस होता है, वो क्या होगा? जैसे अगर मैं ऐसा ही कर्व इस तरफ भी बना दूं, क्योंकि 2 फोकस होती हैं, यहाँ पर 2 फोकस होती हैं, तो ये इस टाइप का जो कर्व बनता है इसे हम बोलते हैं हाइपरबोला। यहाँ पर नाभि जो होती है, फोकस यानी नाभि जो होती है वो 2 नाभि होती है। अब इन 2 नाभि वाले वक्रों के लिए ये F1 F2 हमने यहाँ पर नाभि बना ली। ये अगर आपके पास है मूल बिंदु, क्या है यहाँ पर? मूल बिंदु है। कोई बिंदु हम लोग ले लेते हैं अपनी तरफ से, तो मैं बोलूँगा एक ऐसे बिंदु P का बिंदुपत है, एक ऐसे बिंदु P का बिंदुपत होता है अति परवलय, जिसकी दोनों नाभियों से जो अंतर होता है, जिसकी दूरियों का, दोनों नाभियों से जो दूरियां हैं उन दूरियों का अंतर एक नियतांक के बराबर होता है। मैं बोलूँगा कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपत, ऐसे बिंदुओं का बिंदुपत जिसकी दोनों नाभियों से दूरियों का अंतर हमेशा एक नियत राशि के बराबर होता है। और वो नियत राशि जो है वो क्या होती है वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं इसकी, तो डेफिनेशन जो है अति परवलय की वो क्या दी जाएगी? मैं लिखूँगा ऐसे बिंदुओं का बिंदुपत जिनकी दोनों नाभियों से, दोनों नाभियाँ कौन सी है? F1 व F2। तो दोनों नाभियों से दूरियों का अंतर, दोनों नाभियों से दूरियों का
अंतर जो होता है, यानी अगर मैं बात करूं PF2 ये वाली दूरी हो गई और PF1 हो गई ये वाली दूरी। हम अगर यहाँ पर दूरी को लिखना चाहें तो मैं बोल देता हूँ PF2 दूरी तो ये हो गई इस बिंदु की और PF1 दूरी हो गई ये वाली। तो इन दोनों दूरियों का जो अंतर है, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर PF2 माइनस PF1 एक नियतांक के बराबर होता है, एक नियतांक के बराबर हो तो यह बिंदुपथ अतिपरवलय कहलाता है। यह बिंदुपथ अतिपरवलय कहलाता है। अब देखो परवलय और अतिपरवलय की जो बेसिक डेफिनेशन है दोनों में ही अंतर है। परवलय के अंदर हम बोल रहे थे कि एक बिंदु और एक रेखा, जिसे हमने क्या बोला था, डायरेक्ट्रिक्स बोला था, एक बिंदु और एक सरल रेखा से दूरी हमेशा बराबर रहे तो वो तो बन जाता है परवलय। और अतिपरवलय क्या बनेगा, जिसकी जाता है परवलय। और अतिपरवलय क्या बनेगा, जिसकी दोनों नाभियों से जो दूरियां हैं इन दूरियों का अंतर एक नियतांक के बराबर हो तो यह बिंदुपथ अतिपरवलय कहलाता है। अब अगर इन दोनों के लिए ही मैं देखना चाहूँ कि ये वाली जो दूरी है यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा, इसका शीर्ष बन जाएगा, ये इसका शीर्ष बन जाएगा। तो ये जो बिंदु है वो क्या बना, शीर्ष। अगर मैं एक शीर्ष की मूल बिंदु से जो दूरी है वो स्मॉल a ले लूँ, एक बिंदु से मूल बिंदु की दूरी जो है वो स्मॉल a ले लूँ, और तो दूसरे बिंदु की, दूसरे शीर्ष की इस मूल बिंदु से दूरी भी हमने कितनी ले ली, a ही ले ली। तो अब देखो ये जो दूरी है यहाँ पर हमारे पास ये कितनी हो गई, 2a। तो जो नियतांक होता है यहाँ पर, इस नियतांक का मान जो है वो नियतांक का मान किसके बराबर होता है, तो वो नियतांक का मान बराबर होता है 2a के। और ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो आपके पास आया है, ये जो इसकी इक्वेशन आएगी वो किस तरीके से आएगी, तो वो आपको ज़्यादा डेरिवेशन सोल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहो तो PF2 माइनस PF1 इज इक्वल टू किसके, 2a के। जब मैं लिखूंगा PF2 माइनस PF1 इज इक्वल टू 2a तो आपको अतिपरवलय की समीकरण जो है वो मिल जाएगी। PF2 का मान निकालेंगे, आपको यहाँ पर F1 और F2 जो दोनों नाभियाँ हैं इन दोनों नाभियों के निर्देशांक लिखने पड़ेंगे। तो दोनों नाभियों के निर्देशांक जो है वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से मूल बिंदु से F1 की जो दूरी है वो एज्यूम कर लूँ c, और मूल बिंदु से जो F2 दूसरे वाली नाभि है इसकी दूरी भी एज्यूम कर लूँ c, तो F1 का जो निर्देशांक है वो क्या बन जाएगा, c,0, और F2 का निर्देशांक क्या बन जाएगा, -c,0। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से P से F2 तक की दूरी और P से F1 तक की दूरी, तो दोनों की दूरियां अगर निकालनी है तो दूरी सूत्र का यूज कर सकते हैं हम लोग। दूरी सूत्र से यूज करते हुए जब हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो जो अतिपरवलय की हमारे पास सामान्य समीकरण बनती है, अतिपरवलय की सामान्य समीकरण जो होती है वो सामान्य समीकरण अपने पास क्या आती है, सामान्य समीकरण आती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये अपने पास एक कॉमन समीकरण जो है वो आती है किसकी, अतिपरवलय की। अब यहाँ पर a और b जो है वो इसकी एक्सिस हैं। ए जो है, इसको ए को देखो, ए वाली जो है वो है इसके लिए ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, और बी वाली जो है वो ये वाली एक्सिस होती है,
ठीक है। बी वाली जो है वो कौन सी एक्सिस होती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इसे मैं बोल सकता हूँ। तो बी जो एक्सिस है वो ये वाली और ए जो एक्सिस है वो ये वाली होती है। तो अति परवलय की सामान्य समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे हम परवलय के जितना डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल ये देख रहे हैं कि अति परवलय की सामान्य समीकरण और उसका ग्राफिकल रूप जो है वो किस प्रकार का होता है, क्योंकि इसका ज़्यादातर यूज हमें केवल ग्राफ बनाने के अंदर करना है, बाकी कहीं पर हमें मैथ की तरह इसकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं करनी है। तो अति परवलय की सामान्य समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। अब अति परवलय जो है आपके पास, ये इस अति परवलय का अपने पास फिजिक्स के अंदर किस किस तरीके से यूज होता है। तो इस अति परवलय का अगर हम फिजिक्स के अंदर यूज देखें तो फिजिक्स के अंदर हमें क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी दो भौतिक राशियां जो हैं वो दो भौतिक राशियां यदि व्युत्क्रमानुपाती हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, कोई भी दो भौतिक राशियां, तो वहाँ पर जो कर्व बनेगा वो अति परवलयाकार कर्व बनता है। यानी मैं अगर बात करूँ यहाँ पर अति परवलय के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी बात करूं, जैसे आपके पास कोई दो भौतिक राशियां हैं, एक तो भौतिक राशि है y और दूसरी भौतिक राशि है x। तो अगर y 1/x की घात n के 1/x की घात n के समानुपाती हो या फिर x की घात n के व्युत्क्रमानुपाती हो, तो जो कर्व बनेगा, जो वक्र बनेगा, वो वक्र कैसा बनेगा, अति परवलयाकार वक्र बनेगा। और ये अति परवलयाकार वक्र जो है वो आपको किस किस तरीके से मिल सकता है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखें तो जैसे ये आपके पास है प्लस y एक्सिस और यहाँ पर मैंने बना दी प्लस x एक्सिस। तो जो अति परवलयाकार वक्र है वो इस प्रकार से बनता हुआ आपको नजर आ सकता है। ध्यान में क्या रखना है, ये यहाँ पर x एक्सिस को टच नहीं करता और यहाँ पर y एक्सिस को टच नहीं करता। क्यों नहीं टच करता है, क्योंकि अगर मैं y वाली ये वाली जो अपने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है इसको अगर थोड़ा सा सिंपल करके लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर समानुपाती का जो चिन्ह है इसको हटा दूँ, तो समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो समानुपाती का चिन्ह हटाकर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और अपनी तरफ से एक नियतांक मान लेते हैं c। तो y बराबर बन गया c बटे में x की घात n। तो जब मैं यहाँ पर x का मान 0 रख देता हूँ, पावर चाहे कुछ भी हो उसकी, अगर मैं x का मान 0 रख देता हूँ तो x बराबर 0 पर y का मान कितना बताओगे, तो मैं कहूँगा x बराबर 0, यानी किसी संख्या के भाग में अगर 0 आ जाता है तो उसका मान हो जाता है अनंत। उसका मान कितना बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। और अगर मैं x की जगह अनंत बन जाएगा। और अगर मैं x की जगह अनंत रख दूं तो x की जगह अनंत रखूं तो y का मान कितना आएगा, अनंत रख दिया। अनंत का मतलब हो गया बहुत बड़ी संख्या। तो अगर किसी संख्या को मैं उससे बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या से डिवाइड कर दूं, भाग दे दूं, तो y का मान कितना आएगा, y का मान हो जाएगा 0। तो देखो कि x बराबर 0 कब होगा, जब y कितना हो, अनंत हो। तो x बराबर 0 कब हो रहा है, मैं इस लाइन के इधर आ रहा हूं तो यहां पर x बराबर 0 हो रहा है। तो x बराबर 0 पर y का मान देखो कितना है, y का मान देखो कितना है, कहीं पर भी नहीं मिलता है ये, यानी बहुत ज्यादा दूरी पर जाने पर कहीं पर मिलेगा और वो दूरी कितनी होगी, अनंत होगी। यानी अनंत पर जाकर x का मान कितना होगा, 0 होगा। इसी तरीके से x बराबर अनंत पर y बराबर 0, मतलब y बराबर 0 कब होगा, तो y बराबर 0 कब होगा, जब हम इधर नीचे की ओर आएंगे। तो नीचे की ओर आने पर y बराबर 0 हो रहा है, तो क्या ये ग्राफ कहीं पर भी x एक्सिस को काट रहा है क्या, क्योंकि जिस बिंदु पर ये x एक्सिस को काटेगा वहीं पर y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कहीं पर भी यानी आगे की ओर जाता जा रहा है, कहां पर काटेगा, ये x बराबर अनंत पर काटेगा और वहां पर y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर अपने को कहीं पर भी नजर आ जाए कि कोई भी दो भौतिक राशि जो हैं, कोई भी दो भौतिक राशि जो हैं वो व्युत्क्रमानुपाती हो, कोई भी दो भौतिक राशियां, कोई भी दो भौतिक राशियां व्युत्क्रमानुपाती हों तो उनके बीच में जो वक्र बनेगा
तो वो वक्र जो है वो कौन सा बनेगा, वो वक्र बनेगा अतिपरवलयाकार या अतिपरवलय वक्र, हाइपरबोलिक वक्र बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेके चलें तो इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि आपने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, F बराबर होता है Gm1m2 बटे में r²। अगर यहाँ पर मुझे बल और दूरी, r क्या होती है, यहाँ पर r होती है दूरी, तो बल और दूरी के बीच में वक्र बनाना है, मुझे बल व दूरी के मध्य वक्र बनाना है। तो बल व दूरी के मध्य वक्र बनाऊंगा तो अगर मैं इन बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट एज्यूम कर लूँ तो मैं लिखूंगा F समानुपाती 1/r² के हो गया। तो F समानुपाती 1/r² के, यानी r² की क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है और r² के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब जो वक्र बनेगा वो वक्र कैसा बनेगा, F और r के बीच में अतिपरवलयाकार वक्र बनेगा। और इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो वही सिंपल सी चीज़ कैसे बनाएंगे हम लोग, इस तरीके से बना दिया। y एक्सिस पर किसको लेंगे, F को, x एक्सिस पर किसको लेंगे, r को, और ये अपने पास अतिपरवलयाकार वक्र बन गया। अब कई बार अतिपरवलयाकार वक्र के अंदर वो अलग अलग एक ही वक्र में, एक ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अलग अलग वैल्यू देता है, इस प्रकार से कि अतिपरवलय वक्र बहुत सारे हैं। तो इनके अंदर अगर पता करना हो कि कौन सा अतिपरवलयाकार वक्र जो है वो हमसे पूछना चाह रहा है अगला, या फिर हमें इन सभी वक्र में डिफरेंस करना हो, तो इन सभी वक्र में अतिपरवलयाकार वक्र के अंदर अगर आपको डिफरेंस करना है तो वो डिफरेंस होगा c के आधार पर। मैं c जो है उसको क्या ले लेता हूँ, c जो दूरी है वो c दूरी होती है ये वाली, तो ये वाली दूरी जिसके लिए ज़्यादा होगी, ये वाली दूरी जिस वक्र के लिए या फिर जिस समीकरण के लिए ज़्यादा होगी उसका वक्र मूल बिंदु से उतनी ही ज़्यादा दूरी पर बनेगा। तो ये जो यहाँ पर मैं c को लिख रहा हूँ, ये c वाला कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि c का मान जितना ज़्यादा होगा वक्र उतनी ही दूरी पर बनेगा, और उसी के संगत हम लोग समीकरण को देख सकते हैं। तो कोई भी आपके पास दो भौतिक राशियाँ है और वो दो भौतिक राशियां अगर व्युत्क्रमानुपाती हो, यानी ये जो समीकरण है वो इस प्रकार से भी हो सकती है, x की घात 1 या y जो है वो व्युत्क्रमानुपाती x की घात 1 के हो, तो भी जो वक्र बनेगा वो कैसा बनेगा, अतिपरवलयाकार वक्र ही बनेगा। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी दो भौतिक राशियां अगर व्युत्क्रमानुपाती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होकर वो उनकी घात जो है वो नीचे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो जो वक्र बनेगा वो वक्र कैसा बनेगा, अतिपरवलयाकार वक्र बनेगा। और ये जो अतिपरवलयाकार वक्र बन रहा है ये हमेशा अतिपरवलयाकार वक्र एक जोड़े में बनता है। जोड़े में जैसे हमने सबसे पहले वाला डायग्राम बनाया था उसी प्रकार से ये जोड़े में बनता जाता है। जैसे एक वक्र इधर आ गया तो दूसरा वक्र जो आएगा वो इस तरीके से बनेगा, यानी ये हमेशा जोड़े के अंदर रहते हैं, कपल बनाते हुए चलते हैं। तो अतिपरवलयाकार वक्र अगर हमें बनाना है तो हम एक ही वक्र यहाँ पर बनाएंगे, c को ध्यान में रखेंगे और क्या ध्यान में रखेंगे कि कोई भी दो भौतिक राशियाँ अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो किस प्रकार का वक्र बनेगा। तो ये अतिपरवलय के अंदर आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तीन ही आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वक्र के अंदर। कौन कौन सी, सरल रेखा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में परवलय और उसके बाद में अतिपरवलय। इनके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं, इनके अलावा वक्र की अगर बात करें तो वक्र ज़्यादातर वो यूज में नहीं आते, लेकिन उनकी जो शेप है या समीकरण जो है वो अपने ज़्यादातर यूज में आ सकती है। जैसे अगर हम नेक्स्ट बात करें सर्कल की, या पहले मैं बात कर लूँ इलिप्स, सर्कल की, या पहले मैं बात कर लूँ इलिप्स की, इलिप्स या फिर हम बोल देते हैं दीर्घवृत्त, इलिप्स या दीर्घवृत्त। क्या होता है इलिप्स या दीर्घवृत्त, वही हाइपरबोला जो है उसी के तरीके से। कैसे, हमारे पास हमने यहाँ पर ले लिया +y,
यहाँ पर हमने ले लिया -y, ये अपने पास हो गया +x, ये हो गया -x। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कोई बिंदु है, इसे हमने F2 बोल दिया, यहाँ पर एक बिंदु है, इसको हमने बोल दिया F1, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एक ऐसा बिंदु लेना है, हमें एक ऐसा बिंदु लेना है जिसकी F1 और F2 दोनों से दूरियों का योग हमेशा बराबर रहे। F1 और F2 दोनों से दूरियों का योग क्या रहे, हमेशा बराबर रहे। यानी क्या करना है, हमें एक कोई पत्थर लेना है और उस पत्थर को F2 से बांधना है और F1 से बांधना है और उसे इसके चारों ओर घुमाना है। तो इसके चारों ओर जब मैं घुमाता हूँ तो जो मेरे पास शेप नज़र आती है, जो वो पत्थर जिस पथ पर गति करता है, वो पथ जो नज़र आता है मेरे को, वो पथ किस प्रकार का बनेगा, वो पथ बनेगा हमारे पास एक दीर्घवृत्ताकार। वो पथ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, दीर्घवृत्ताकार पथ बनेगा। और इस दीर्घवृत्ताकार पथ के लिए क्या उसकी समीकरण होती है, कैसे मैं समीकरण देखूंगा और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इम्पोर्टेंट होती है। तो सबसे पहली बात तो कि ये जो शेप बनी इसे क्या बोला जाता है, दीर्घवृत्त बोला जाता है। ये यहाँ पर है आपके पास मूल बिंदु, ओरिजिन, ठीक है। F1 और F2 दोनों मूल बिंदु से समान दूरी पर होती है और समान दूरी पर होती है तो मैं क्या बोल देता हूँ कि ये वाली जो एक्सिस है, जो बड़े वाली है लाइन, इसको बोला जाता है दीर्घ अक्ष। इसको क्या बोला जाता है, दीर्घ अक्ष, यानी बड़े वाली x। और जो ये छोटे वाली लाइन है इसको बोला जाता है लघु x, लघु x, इस कंप्लीट को। और अगर मैं बात कर लूँ ये वाली दूरी की, ठीक है, तो इस वाली दूरी को लिखा तो जाएगा a से और इसको बोला जाएगा अर्ध दीर्घ अक्ष, यानी दीर्घ अक्ष जो है उसका बिल्कुल आधा। अर्ध का मतलब क्या हो गया, आधा हो गया। और जो ये लघु अक्ष है इसका अगर मैं आधा भाग ले लूँ, ये वाला, इसे मैं डिनोट कर लेता हूँ b से, इसको बोला जाता है अर्ध लघु अक्ष। क्या बोला जाता है, अर्ध लघु x बोला जाता है। अगर O ओरिजिन है, मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0 0 है, तो मैं कहूँगा कि ये जो F1 और F2 हैं इन दोनों के निर्देशांक में केवल माइनस का डिफरेंस रहेगा। अगर ये वाली दूरी जो है वो हम C एज्यूम कर लें तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे C, 0 और इसके निर्देशांक हो जाएंगे -C, 0, यानी OF1 दूरी और OF2 दूरी दोनों बराबर रहती हैं। अब देखिए कि अगर मुझे यहाँ पर इसका समीकरण देखना हो तो समीकरण जो होता है इस दीर्घवृत्त का, वो समीकरण होता है दीर्घवृत्त का सामान्य समीकरण। अगर हम लोग देखें सामान्य समीकरण अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। ये जो अपने पास दीर्घवृत्त बन रहा है इसका सामान्य समीकरण क्या होता है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। a क्या है, a है अर्ध दीर्घ अक्ष, यानी ये वाली जो यहाँ पर हमें अक्ष नज़र आ रही है o से लेकर इस वाले बिंदु तक की जो दूरी नज़र आ रही है इसका मान है a। b क्या है, अर्ध लघु अक्ष, यानी o मूल बिंदु और ये वाला बिंदु, इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो अपने पास b है। तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 सामान्य समीकरण होता है दीर्घवृत्त का, जिसका केंद्र कहाँ पर होता है, मूल बिंदु 0, 0 पर होता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसको मैं बहुत छोटा कर दूं, ठीक है, बिल्कुल छोटा कर दूं, और इसको भी इधर से भी सिकोड़ लूँ, छोटा कर दूं और इसको बढ़ा दूं, यानी दीर्घ अक्ष को तो थोड़ा छोटा कर लें और लघु अक्ष को थोड़ा सा बढ़ा लें। या फिर मैं सिंपल भाषा में बोल सकता हूं कि यदि मैं a और b दोनों को बराबर कर दूं,
यदि मैं ए व बी दोनों को बराबर कर दूं तो आपको जो शेप बनती हुई नज़र आएगी वो शेप जो है वो किस प्रकार की बनेगी, वो शेप जो है वो किस प्रकार की बनेगी। अगर मैं ए व बी को बराबर कर दूं तो हम कहेंगे ए व बी को अगर मैं बराबर कर देता हूं तो ये जो शेप है वो वही बनेगी जो हम काफ़ी दिनों पहले पढ़ चुके हैं। ये प्लस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई। तो अगर एक्स ए और बी दोनों को बराबर कर देते हैं तो जो शेप बनेगी वो बनेगी बिल्कुल वर्ताकार। जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी आपके पास, वो शेप बनेगी वर्ताकार, यानी एक वर्त बनेगा। वर्त बनेगा तो ये वाली दूरी भी ए है आपके पास और इस वाली दूरी को आपने रिप्रेजेंट कर लिया बी से। अब हमें पता है कि ए और बी दोनों क्या होते हैं वर्त के अंदर, बराबर होते हैं। हमें पता है कि ए और बी दोनों क्या होते हैं वर्त के अंदर, बराबर होते हैं और वो बोली जाती है वर्त की त्रिज्या। वो क्या बोली जाती है, वर्त की त्रिज्या बोली जाती है। अब यहाँ पर अगर हमें वर्त का कॉमन समीकरण पता करना हो, वर्त का जो सामान्य समीकरण होता है वो क्या होगा, तो वर्त का समीकरण अगर हम देखें तो अगर ये वाला बिंदु मूल बिंदु है तो मूल बिंदु अगर इस वर्त का केंद्र है, मूल बिंदु अगर इस वर्त का केंद्र है तो सेम ही कंडीशन ले रहे हैं हम दोनों के लिए। तो देखो दीर्घवर्त की सामान्य समीकरण क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो अगर ए और बी मैं दोनों को बराबर कर दूं तो ए और बी दोनों को बराबर करने पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1। तो नीचे से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और वो कॉमन आकर किधर चला जाएगा, आगे की ओर। तो क्या समीकरण बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। और जहां पर ए जो है वो ए क्या होती है, ए होती है इस वर्त की त्रिज्या। और ये कौन से वर्त का सामान्य समीकरण है, ये ऐसे वर्त का सामान्य समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। अब मान लो कि केंद्र जो है वो ए व बी पॉइंट पर हो, ए व बी बिंदु पर हो और त्रिज्या जो है इस वर्त की वो हो r। तो क्या समीकरण बन जाएगा, केंद्र कहाँ पर हो, a, b पर और त्रिज्या कितनी हो, r। तो इसका जो सामान्य समीकरण होगा वर्त का वो बन जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या कितनी, r का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक ऐसे वर्त का सामान्य समीकरण जिसका केंद्र a, b बिंदु पर है और जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है। अब अगर हम लोग थोड़ी सी छोटी सी और भी बात कर लें तो ये अपने पास जो दीर्घवर्त होता है, इस दीर्घवर्त का अगर हमें क्षेत्रफल देखना हो कि इस दीर्घवर्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इस दीर्घवर्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुणा में ए बी। ए क्या है, अर्ध दीर्घ एक्स, बी क्या है, अर्ध लघु एक्स। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई ए बी। और उसी तरीके से अगर हम वर्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वर्त का क्षेत्रफल तो आप सब लोगों को पहले से ही पता है कि वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो आर को मैं क्या ये लिख सकता हूँ क्या, ए गुणा बी, क्योंकि ए भी त्रिज्या है और बी भी क्या है, त्रिज्या है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए हमारे पास जितने भी टाइप के जो है वक्र जो है वो हमने पढ़ लिए हैं। हमने सरल रेखा पढ़ लिया, परवलय पढ़ लिया, दीर्घवर्त पढ़ लिया, अति परवलय पढ़ लिया, वर्त पढ़ लिया हमने यहाँ पर। अब हम जो भी वक्र हमने पढ़े हैं उनका एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि अगर अपने पास कोई भी दो भौतिक राशियों में संबंध दिया हुआ हो तो उसके आधार पर वक्र जो बनाएंगे वो किस प्रकार का वक्र बनेगा। तो चलिए
चलिए मैं लिख लेता हूँ सबसे पहला पॉइंट। मैंने बोल दिया y समानुपाती x। दूसरा मैं लिख रहा हूँ y समानुपाती एक्स स्क्वायर। तीसरा मैं लिख रहा हूँ y स्क्वायर समानुपाती x। चौथा मैं लिख रहा हूँ y समानुपाती √x। पांचवा मैंने लिख दिया y व्युत्क्रमानुपाती x। छठा हमने लिख दिया y व्युत्क्रमानुपाती 1/x²। ठीक है, या फिर मैं सातवां और भी लिख सकता हूँ y समानुपाती 1/√x। तो देखिए, अगर आपने इन सब के बारे में बता दिया कि इनका वक्र कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इसका मतलब कि आपका टॉपिक वक्र का कंप्लीट है और आपने उसको मेमोराइज कर लिया है। वक्र के अंदर आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात, आपको बेसिक जो है, बेसिक बताया जो है वो ध्यान में रखना है, बस बाकी कुछ भी ध्यान में नहीं रखना। देखो, ये एक भौतिक राशि, ये दूसरी भौतिक राशि, तो बताओ कौन सा होगा इन दोनों के बीच में वक्र। तो मैं अगर इन दोनों के बीच में वक्र बताऊं तो सबसे सिंपल y की भी घात 1 x की भी घात 1। ऐसा कौन सा सामान्य समीकरण होता है जिसमें y और x की घात अधिकतम 1 होती है और समानुपाती है। तो समानुपाती होने पर मैं कहूँगा ये जो वक्र बनेगा वो कैसा बनेगा, ये वक्र बनेगा इस समीकरण की तरह, यानी कैसा बनेगा, सरल रेखा बनेगा। यानी y और x के बीच में जो वक्र बनेगा वो कैसा बनेगा, सरल रेखा बनेगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको मैं 2 भागों में डिवाइड कर लेता हूँ। 2 भागों में डिवाइड करके मैं बोलता हूँ कि y व x में वक्र कैसा बनेगा और y व x² में वक्र कैसा बनेगा। y व x में वक्र कैसा बनेगा और y व x² में वक्र कैसा बनेगा, वक्र कैसा बनेगा और y व x² में वक्र कैसा बनेगा। तो जब मैं y और x में वक्र बनाता हूं तो y की अधिकतम घात 1 और x की घात अधिकतम कितनी, 2। यानी एक तरफ तो अधिकतम घात 2 है, एक तरफ अधिकतम घात 1 है। तो ऐसा किस में था, ऐसा था y² बराबर 4ax या x² बराबर 4ay। यानी किस में था, ये परवलय के अंदर। तो जो y और x के बीच में वक्र बनेगा वो वक्र कैसा बनेगा, परवलय बनेगा। किस प्रकार का परवलय बनेगा, y² बराबर 4ax की तरह बनेगा या x² बराबर 4ay की तरह बनेगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि y एक्सिस पर आप किसको ले रहे हो। अगर आप y एक्सिस पर इस y वाली भौतिक राशि को ले रहे हो, x एक्सिस पर x वाली भौतिक राशि को ले रहे हो, तो वक्र जो बनेगा वो कैसा बनेगा, x² बराबर 4ay की तरह बनेगा। ठीक है, अब अगर हमें y व x² में वक्र बनाना हो, यानी x² को हम अगर थोड़ी देर के लिए a एज्यूम कर लेते हैं, तो मैं बोलूँगा y और a में वक्र बनाना है। तो y और x² में वक्र बनाना है, तो y और x² में वक्र बनाना है तो x² के सीधे समानुपाती है y। तो समानुपाती का वक्र जो है वो क्या बनेगा, तो मैं बोलूँगा y व x² में वक्र कैसा बन जाएगा, सरल रेखा बन जाएगा। यही चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। अगर x² बोल दे, यानी जो राशि है वो की वो बोल दे। अब मान लो यहां पर x की घात होता 4 और आपको बोल देता कि y व x की घात 4 में वक्र कैसा बनेगा, तो y व x की घात 4 में भी वक्र कैसा बनेगा, सरल रेखा ही बनेगा। चलिए इसमें चलते हैं। तो इसके अगर हम बात करें तो अधिकतम घात 2, इसकी अधिकतम घात 1, तो वक्र जो है वो कैसा बनेगा, तो मैं कहूँगा इसके अंदर भी सेम ही केस बनेंगे कि अगर y व x में वक्र पूछ रहा है तो कैसा बनेगा, परवलय बनेगा। और कैसा परवलय बनेगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने y एक्सिस पर क्या लिया है और x एक्सिस पर क्या लिया है। और अगर यहाँ पर मैं इसको अलग बोल देता हूँ। पहला तो ये हो गया और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए मैं हटा ही देता हूँ इसको। फर्स्ट वक्र जो है वो तो क्या बनेगा, आपके पास परवलय बन जाएगा। किस में बनेगा, y व x में। तो y व x में तो वक्र जो है वो बन जाएगा परवलय। ठीक है, और दूसरी बात
वाई स्क्वायर व एक्स में वक्र कैसा बनेगा, तो वाई स्क्वायर और एक्स में वक्र बनेगा सरल रेखा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सीधे समानुपाती हैं। तो वाई स्क्वायर व एक्स में वक्र कैसा बन जाएगा, सरल रेखा बन जाएगा। अगर हम y समानुपाती अंडरूट x की बात करें तो देखो y समानुपाती अंडरूट x का मीनिंग क्या हो गया। तो आपको अगर डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। अंडरूट को हटाना है तो अंडरूट को हटाने पर मैं क्या करता हूँ, अंडरूट को हटाने के लिए मैं दोनों तरफ का होल स्क्वायर करता हूँ। तो दोनों तरफ का होल स्क्वायर करने पर क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर समानुपाती x बन गया क्या, और वाई स्क्वायर समानुपाती x होते ही जो ऊपर वाला है इसी के अकॉर्डिंग अपने दोनों आंसरें हो जाएंगे कि अगर वाई स्क्वायर और x में वक्र बोल रहा है तो कैसा, सरल रेखा। अगर y और x में वक्र बोल रहा है तो कैसा आ जाएगा, परवलय बन जाएगा। तो अगर अंडरूट x लिखा हुआ हो तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे इधर अंडरूट y और इधर x आ जाए तो भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बस स्क्वायर करके देख लो। अब ये वक्र अपने पास y समानुपाती 1/x, यानी जो मुझे पूछ रहा है वक्र वो अगर पूछे दो तरीकों से, कैसे कि सबसे पहले तो पूछे मुझे y व x में वक्र, y व x में वक्र कैसा होगा, और दूसरी बार मुझे पूछे कि y व 1/x में वक्र कैसा होगा, y व x में वक्र कैसा और y व 1/x में वक्र कैसा होगा। तो जब y व x में वक्र बोले तो y और x एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, और जब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो वक्र कैसा बनता है, अति परवलयाकार वक्र बनता है। अभी अभी हमने देखा है कि y और x अगर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है तो वक्र कैसा बनेगा, अति परवलयाकार बनेगा। और अगर आपको बोल दे y व 1/x में वक्र कैसा, तो 1/x तो व्युत्क्रमानुपाती वाली टर्म तो चली गई, 1/x की क्या है ये, 1/x को अगर मैं a एक बार अपनी तरफ से a लिख लेता हूं तो मैं इसकी जगह लिखूंगा a, तो मैं कहूंगा y और a एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं। तो y और 1/x में अगर वक्र पूछे तो वो समानुपाती का वाला बन जाएगा, यानी वक्र कैसा बनेगा, सरल रेखा बन जाएगा। अब देखो अगर इसकी हम लोग बात करें y, तो वही चीज़ यहाँ पर दो टुकड़ों के अंदर तोड़ लो। अगर आपको पूछे y व x में वक्र, तो y व x में वक्र तो देखो कैसा बनेगा, y जो है वो x की घात 2 के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऐसा जब होता है तो हम लोगों ने क्या कहा था, वक्र कैसा बनेगा, वक्र बनेगा अति परवलयाकार, यानी अति परवलय वक्र बनेगा। और अगर आपको बोल दे y व 1/x स्क्वायर में वक्र कैसा बनेगा, तो y व 1/x स्क्वायर में वक्र कैसा बनेगा, तो 1/x स्क्वायर के तो y क्या है, सीधा समानुपाती है। तो इन दोनों में जो वक्र है वो कैसा बनेगा, सरल रेखा बन जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखो y समानुपाती 1/√x, 1/√x आ गया। तो इसको थोड़ा सा सिंपल लिख लो, क्या लिख लूँगा इसको मैं, दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दो, क्या बन जाएगा, y स्क्वायर समानुपाती 1/x। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि x समानुपाती 1/y स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा। तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास, ये तो बिल्कुल ऐसा ही बन रहा था, केवल x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया। तो देखो इसके भी हम दो पार्ट कर लेते हैं, आ गया। तो देखो इसके भी हम दो पार्ट कर लेते हैं कि अगर आपको x व y में वक्र पूछ रहा है तो x व y में वक्र तो कैसा आ जाएगा, वक्र आ जाएगा आपके पास अति परवलय, x और y में वक्र कैसा आ जाएगा, अति परवलय। और अगर पूछे x व y स्क्वायर में वक्र कैसा आ जाएगा, तो x व y स्क्वायर में जो वक्र है वो कैसा आ जाएगा आपके पास, x व y स्क्वायर, या फिर मैं बोल दूं x व 1/y स्क्वायर में वक्र कैसा आएगा। तो 1/y स्क्वायर के तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा समानुपाती है। तो x और 1/y स्क्वायर में वक्र जो है वो कैसा आ जाएगा आपके पास, सरल रेखा वक्र आ जाएगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो उनके अंदर केवल अति परवलय और परवलय क्या अगर कोई वक्र बन रहा है तो उसके अंदर आपको केवल इतना ही पूछता है कि वक्र कैसा बनेगा, परवलय बनेगा या अति परवलय बनेगा। लेकिन जब सरल रेखीय वक्र की बात करेगा तो सरल रेखा के अंदर वो उसकी ढाल के बारे में पूछ सकता है, या फिर जो अंतःखंड की लंबाई है उसके बारे में भी वो पूछ सकता है। तो
ये जो वक्र का अपने पास टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमने सारे तरीके के जो वक्र हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी आ गई कि कौन सा वक्र किस प्रकार का बनेगा, तो आपको वक्र के अंदर आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बेसिक मैथमेटिक्स का ही दूसरा कॉन्सेप्ट या दूसरा चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।